नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आप सभी के आज की खास चर्चा में। जी हाँ, आज की चर्चा छोड़ के कहीं मत जाइए क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली। और सबसे बड़ी बात अगर मैं करूँ ना तो आज की चर्चा जो है, हमारी बातचीत से आपको आपके सवालों के बहुत सारे जवाब मिल जाने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं राजस्थान की आज चलिए बात करूँ ना सीधे तौर पर, जैसे कभी रेतीली धोरों और भीषण गर्मी के लिए जाना जाता था, आज उसी तपते सूरज ने हमारे प्रदेश की किस्मत ही बदल दी। अब राजस्थान पूरे देश में सौर ऊर्जा यानी सोलर क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक कड़वा और अंधेरा सच भी है। सवाल यह है, देखिए, कि अगर राजस्थान में देश की सबसे सस्ती बिजली सूरज से बन रही है तो यहाँ के आम उपभोक्ताओं का बिजली बिल हर महीने क्यों बढ़ रहा है ना समस्या बहुत बड़ी। तभी मैंने कहा था स्क्रीन छोड़ के कहीं मत जाइएगा। क्यों बीकानेर जैसी जगहों पर जनता निजी कंपनियों के हाथों खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और ये सिर्फ बीकानेर की बात नहीं है, पूरे राज्य की बात है, पूरे देश की बात है। आज इसी राजस्थान की सौर ऊर्जा क्रांति, असर, चुनौतियों और आम उपभोक्ताओं का सवाल पर महाबहस के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, इस महाबहस में दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर जी, जो आज हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही संजीव जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। उसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि ऊर्जा क्षेत्र के जाने माने तकनीकी विश्लेषक, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त अभियंता गोपाल शर्मा जी भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। गोपाल जी के लिए मैं बताना पहले आपको चाहूंगी, जो पूर्व में RRVPNL और RRECL के बीकानेर संभाग के परियोजना अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन इनका व्यक्तित्व भी है। दोनों हमारे खास मेहमानों का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आज की खास चर्चा में। जी संजीव जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। और गोपेश शर्मा जी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप दोनों ने अपना समय दिया। सभी न्यूज 21 के सभी नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे आपका। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि संजीव सर जो है आज मेरा सहयोग करने वाले हैं। आज मेरे कहते ना हमारे साथ बातचीत आज हम गोपेश जी से करने वाले हैं, पर सिर्फ मैं अकेले नहीं, संजीव सर भी आज अपने प्रश्न रखेंगे। जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर संजीव पराशर जी हमेशा प्रमुखता से उठाते हैं और इसी तरीके से आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। संजीव जी, चलिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा का। तो सबसे पहले मैं गोपेश जी से जानना चाह रही थी कि अगर मैं क्रांति बनाम किल्लत की बात करूं, योगेश पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ऑन पेपर हम कहते हैं ना रिन्यूएबल एनर्जी में देश में नंबर 1 तो पहुंच गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी राजस्थान के गांव में अघोषित बिजली कटौती यानी पावर कट, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, वो हो रहे हैं। जब हम सोलर हब बन चुके हैं और बीकानेर देश को रोशन कर रहा है, तो खुद राजस्थान में ट्रैपिंग और अघोषित कटौती की तकनीकी वजह क्या है सर? अभी जो सिस्टम है हमारा, वो सोलर जनरेशन हो रहा है, प्रचुर मात्रा में जनरेशन हो रहा है और हमने सारे ग्रिड को इस सोलर एनर्जी से जोड़ ही दिया है। लेकिन अभी हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो मजबूत है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अभी भी कुछ खामियां हैं जिसको कि सुधारा जा रहा है। और कई जगह सोलर की वजह से बिजली बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रही है, लेकिन कई जगह गांवों में पुरानी लाइंस हैं, उनको बदला जा रहा है, ट्रिपिंग्स की प्रॉब्लम्स आती है, वोल्टेज की समस्या आती है। कई ग्रिड नए जो बनने चाहिए, 33 kV के सब स्टेशन जो बनने चाहिए डिस्कॉम में, जो कि सीधे किसानों को जोड़ते हैं, उनमें अभी कुछ मूलभूत सुविधाओं की कमी है। और नए सिस्टम जो है वो अपग्रेड हो रहे हैं। इसको देखते हुए आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी हमको एक स्थिर और उच्च गुणवत्ता की बिजली मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन, आपने इतने कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से, मैं कहूंगी सलीके से आपने हमारे सवाल के जवाब दे दिए। संजीव जी, गोपेश जी, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि जो कॉस्ट है, जब पहले से जो है एनर्जी बनती थी उसकी 6 से 7 रुपए रहती थी, बाकी भी जितनी भी कॉस्टेज हैं चाहे एटम से वो थोड़ा कम है, लेकिन अल्टीमेटली जो अब सोलर की एनर्जी की जो कॉस्ट है 2 से 2.5 रुपए के बीच में रहती है। लेकिन जब उपभोक्ता का बिजली का बिल आता है तो फिक्स चार्ज और इतने चार्ज लग करके आता है कि समझ नहीं आता कि बिजली की कॉस्ट प्रोड्यूस कम होने के बावजूद भी उपभोक्ता को इतना दबाव क्यों है आज तक। एक्चुअली मैं आपको इसमें बताऊं जी कि एक आम उपभोक्ता में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि अखबारों में पढ़ रहा है, सब लोग पता है कि सोलर से बिजली बहुत सस्ती बन रही है, 2 से 2.5 रुपए 3 रुपए तक इसकी कॉस्ट आ रही है, उत्पादन लागत। लेकिन हमारा उपभोक्ता जो बिजली के बिल का जो पेमेंट बिजली की जो वसूली करता है, उसमें सौर ऊर्जा की लागत नहीं है, इसमें पूरी बिजली व्यवस्था की लागत शामिल है। मतलब आपका ये हुआ कि सौर ऊर्जा बिजली, लेकिन उस बिजली बनने के साथ उपभोक्ता तक पहुंचने में इस पूरे सिस्टम में पूरे बिजली व्यवस्था का शुल्क शामिल है। इसमें ट्रांसमिशन की कॉस्ट आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट आ गई, आपके जो पूरा सिस्टम है
की कॉस्ट आ गई, और भी सारे जो पुराने जो डिस्कम के जो कर्जे हैं, जो पुराने, अच्छा कुछ पीपीए पुराने हुए हैं जिसमें सरकार ने 20-25 साल पहले पावर परचेज एग्रीमेंट करे थे, उसमें बिजली जो है वो 7 रुपए 8 रुपए यूनिट भी परचेज करती थी उस समय। साल के हुए में 25-25 साल तक के हुए, तो पुरानी हायर रेट की बिजली दे रही है। टोटल ओवरऑल अगर अपन निकालें तो वो तो कॉस्ट दिखती है एक आम आदमी, क्योंकि भाई 2.5-3 रुपए में बिजली बन रही है और वो हमें 5-6 रुपए यूनिट क्यों मिल रही है, इसमें पूरी बिजली सिस्टम की कॉस्ट शामिल है। ट्रांसमिशन कॉस्ट, ओवरहेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, पुराना हमारा जो कर्जा चल रहा है डिस्कॉम में उसकी जो ब्याज पे कर रहे हैं वो कॉस्ट, पीपीए की कॉस्ट, पुराना ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बदला जा रहा है, तो वो सारी कॉस्ट मिला के ये आते आते सारे शुल्क जोड़ के ये लगभग 500 रुपए यूनिट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। कहने का है संजीव जी, मैं कहूँगी आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने एक पूछा, और सबसे बड़ी बात है संजीव जी आपने वो सवाल पूछा जो जनता वास्तव में उनके मन का सवाल आपने किया। चलिए गोपेश जी, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाह रही थी। अगर मैं रूफटॉप सोलर पर डिस्कॉम के अड़ंगे की बात करूं, पॉइंट पे आती हूँ मैं। सरकार पीएम सूर्य घर योजना के विज्ञापन तो कर रही है, लेकिन जब आम आदमी छत पर सोलर पैनल लगाता है तो बिजली विभाग के अधिकारी ना नेट मीटरिंग के नाम पर महीनों चक्कर क्यों कटवाते रहते? क्या डिस्कॉम जानबूझकर अड़ंगा लगाते हैं ताकि उनका रेवेन्यू कम ना हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, इसका एक पूरा प्रोसेस है। अब तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल ऑनलाइन हो गया है। आप जो सोलर वेंडर जो रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ पीएम सूर्य घर योजना में, जो वेंडर रजिस्टर्ड हैं उनके थ्रू ऑनलाइन अप्लाई होता है। कंज्यूमर जो है किसी भी वेंडर को सेलेक्ट करके, जो वेंडर की लिस्ट है पूरी उसको सेलेक्ट करके ऑनलाइन अप्लाई, फिर ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद संबंधित विंग को जाता है, वो उसकी करता है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम जरूर लगता है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जिसकी वजह से कोई अननेसेसरी जानबूझ के डिले किया जाए। हाँ, ये है कि उसके बाद फाइल कई की जाती है और कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या सब्सिडी भी देती है गवर्नमेंट, तो सब्सिडी का जहां मैटर आता है तो वहां एक मुद्दा जरूर उठता है कि भाई कोई गलत मिसयूज नहीं हो जाए। तो वो पूरा उसको अच्छी तरह चेकलिस्ट को चेक करके फिर जो ऑथराइज वेंडर है जो उसके थ्रू अगर आप लगवाओगे सोलर पीएम तो ही आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा। आप किसी प्राइवेट जो ऑथराइज नहीं है, हमारे यहाँ डिस्कॉम में जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके थ्रू लगाओगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस में फिर पूरी जो भी है इसकी जो भी कार्रवाई होती है उसमें जो भी देर लगती है वो थोड़ी इसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है तो ऑनलाइन में सारा हाथों हाथ जो है सिस्टम उसको मैसेज मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो चल रहा है प्रोसेस और इसको बहुत जल्दी और जल्दी इसको सुधारने की जो है आईटी विंग जो है डिस्कॉम की वो काम कर रही है। चलिए, बढ़िया बात है। संजीव जी, अगला सवाल आप करें। गोपेश जी, एक जब से प्राइवेटाइजेशन 3 जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, कोटा, भरतपुर एंड बीकानेर, हर दिन जो है वो जनता की और कंपनीज की लड़ाई का जो है वो आलम रहता है। कभी बढ़े हुए बिल को लेकर के आलम रहता है, कभी जो है वो मीटर पुराने बदलने का लेकर के आलम रहता है, और कभी कभी जो इन लोगों का आपस का कन्फ्लिक्टेशन रहता है कि समय पर बिजली की कटौती जो है वो लोग बेहिसाब करते हैं। तो बड़ा मतलब लड़ाइयां देखने को मिलती हैं, बड़ा सब कुछ देखने को मिलता है। ये क्या कारण हो सकता है कि आइदर हम लोग इस नए सिस्टम के यूज टू नहीं है, या ये प्राइवेट कंपनियां सिर्फ अपना जेब भरने के लिए पुराने मीटर बदलने का काम करती हैं, या इस तरह की बात करती है? जब मीटर ऑलरेडी बदले जा चुके हैं फिर क्यों इस तरह का दबाव जनता पे डाला जाता है? देखो संजीव जी, मीटर बदलने का अगर प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो प्राइवेट कंपनी जो भी आई है वो अपने प्रॉफिट के लिए आई है, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसको हम नहीं झुठला सकते कि वो प्रॉफिट लेना चाहेगी। लेकिन प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है वो बिल्कुल बंधी हुई है। वो प्राइवेट कंपनी जो भी फ्रेंचाइजी मॉडल पे, आपके 3 शहर अभी डिस्कॉम ने के जो फ्रेंचाइजी बेस पे हुए हैं, वो बीकानेर हो गया हमारा, भरतपुर हो गया, कोटा हो गया, इनका सारा O&M जो है या जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो टोटल प्राइवेट को फ्रेंचाइजी के रूप में दे दिया गया है। उसके बाद जो आप कह रहे हो शिकायतें आ रही है, तो शिकायतें पहले भी आती थी, लेकिन अब इनका तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि इनका जो रेवेन्यू आना है, इनको जो लाभ होना है वो बिजली की रेवेन्यू कलेक्शन से होना है। ज्यादा से ज्यादा बिजली का रेवेन्यू कलेक्शन होगा तो इनको ये लाभ में आएगी। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इनपुट बेस्ड उस पे फ्रेंचाइजी बेस पे हुआ है, मतलब डिस्कॉम एक इनपुट रेट पे इनको बिजली देता है, ना तो ये खुद बिजली बनाते हैं ना ये बिजली आगे कुछ करते हैं, डिस्कॉम इनको बिजली देता है। तो वो एक पर्टिकुलर इनपुट रेट है, उस रेट पे इनको बिजली मिलती है।
फिर ये उसके एक टीएनसी लॉसेज होते हैं उसको कम करके ही अपना प्रॉफिट कमाते हैं। ये टीएनसी लॉस क्या होता है थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। एग्रीगेट टेक्निकल कमर्शियल ये होते हैं वो जो कि बिजली की लागत जो लग रही है जो वसूली होती है उसका बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। आज जिस समय ये प्राइवेट कंपनियां को जो ये मिली थी फ्रेंचाइजी 2017 की मैं बात करूं, बीकानेर की बात करूं, तो उस समय जो एटीएनसी लॉसेस थे वो लगभग 24% थे और 24% से डिस्कॉम को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था। तो सबसे पहले ये डिसाइड हुआ कि जो शहर हमारे ज्यादा घाटे में चल रहे हैं जिनमें ये लॉसेस ज्यादा हैं उनको प्राइवेटाइज करके दिया जाए और उसमें बीकानेर भी शामिल थे। तो उस कंडीशन में 24% को कम करने का बेड़ा इन प्राइवेट आया ताकि इनके लॉसेस कम होंगे तो इनको आए होंगे। तो लॉसेस कम करने के लिए ये मीटर चेंज करने की एक्सरसाइज करते हैं ज्यादा, क्योंकि पहले जो पुराने मीटर लगे हुए थे उनमें बिलिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी, एनर्जी की जो एक्यूरेसी है वो प्रॉपर नहीं होती थी। आज 100 वाट का बल्ब जलता है तो वो उसको 80 वाट ही कर पाता था। रियल टाइम मॉनिटरिंग या रियल टाइम सुपरविजन एनर्जी का नहीं हो पा रहा था। तो ये मीटर जो स्मार्ट मीटर आए हैं या जो नए मीटर आए हैं ये डिजिटल मीटर हैं, ये प्योर एक्यूरेट एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। इनका प्राइवेट कंपनियों का मुख्य ये है कि हमें उनकी आय जब होगी जब ये पूरी, और ये चल रही जरूर शिकायत है लेकिन ऐसी कोई इसमें ऐसा नहीं है, व्यवस्था भी सुधरी है कुछ, लेकिन हाँ ये कलेक्शन इनकी एक्यूरेट एनर्जी पे इसके मीटर बदलने की शिकायत है। ठीक है। जैसे कि एक सवाल मेरे मन में था और मैं आपसे करना चाह रही थी क्योंकि ये बड़ा एक आम सवाल है लोगों के साथ, कहीं कहीं आप और हम जैसे आम नागरिक भी इन चीजों को फेस करते हैं। सर चलिए मैं मीटरों की रफ्तार और सरकारी लाचारी की बात करना चाह रही हूँ। जैसे कि बीकानेर की चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं। बीकानेर के उपभोक्ताओं का भी आरोप है कि निजी कंपनी के ना मीटर जो है वो रफेल की स्पीड से भागते हैं। तो क्या बिजली विभाग या सरकार के पास कोई ऐसा कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो इन प्राइवेट मीटरों की रीचेकिंग कर सके, या सरकार ने जनता को जो पूरी तरीके से कंपनी के रहमो करम पर छोड़ दिया है, क्या मान सकते हैं इसको? आवाज मुझे साफ सुनाई नहीं देती। मैं वापस आपसे सवाल कर लेती हूँ सर। मैं आपसे यही जानने चाह रही थी कि जैसे कि मीटरों की रफ्तार की मैं बात कर रही थी, बीकानेर के अगर मैं बात करूं तो वहाँ के उपभोक्ता हैं वो काफी परेशान है। कई आरोप भी लगाते हैं कई बार कि निजी कंपनी की मीटर जो है ना वो स्पीड में भागते हैं, यानी जिसको हमने रफेल का नाम दे दिया है। क्या बिजली विभाग या सरकार के पास कोई ऐसा इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो इन प्राइवेट मीटरों की रीचेकिंग कर सके? सरकार ने जनता को पूरी तरीके से क्या रहमो करम पर छोड़ दिया है इन प्राइवेट कंपनीज पे? हाँ नहीं ऐसा नहीं है। ये जो शंका आनी है ये वाजिब है, क्योंकि लोगों के बिजली के बिल बढ़े हैं जब से प्राइवेट आई है थोड़ा बहुत, क्योंकि एक्यूरेट एनर्जी का मेजरमेंट हो रहा है अब। जो बिजली पहले कम यूज ज्यादा होती थी, कम मेजर होते इंफ्रास्ट्रक्चर थे, मीटरिंग व्यवस्था थी, पूरा नहीं आ पाता था। तो ये शिकायत अब आने लगी है। लेकिन एक राजस्थान डिस्कॉम ने ये भी कर रखा है कि किसी भी उपभोक्ता को अगर उसको ये लगता है कि उसका मीटर फास्ट चल रहा है या कोई है तो वो एक सादे कागज पे एक एप्लीकेशन देकर अपना मीटर जो है वो चेक करा सकता है और वो ऑन साइट हो जाता है। उसमें हमारे पास एक स्टैंडर्ड मीटर होता है जो कि पूरा एक्यूरेट 100% एक्यूरेट मीटर होता है। उस मीटर को आपके घर के मीटर के साथ सिंक्रोनाइज करके उसकी एनर्जी को, जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, पावर फ्लो हो रहा है, दोनों में उसको कंपेयर करके उसकी परसेंटेज एरर निकाल दी जाती है कि आपका अगर फास्ट है तो पॉजिटिव हो रहा है और अगर स्लो है तो आपका नेगेटिव है। तो ये व्यवस्था डिस्कॉम ने दे रखी है और कोई भी कंज्यूमर को अगर शिकायत है तो वो अपना मीटर चेक कराने की, एक्यूरेसी चेक कराने की उसकी एप्लीकेशन देके वो चेक होता है। कईयों ने कराए भी हैं, कईयों के मीटर अगर फास्ट निकले भी हैं तो उसको बाद में बदला गया और उसको उसका कंपनसेशन भी दिया गया। ये हमारी RERC का रूल में इनको जो फ्रेंचाइजी दी थी तो उस समय ये नियम को बताया था कि कोई भी RERC से होता है, आप कोई भी डाउट है तो वो चेक करा के अपनी शंका को दूर कर सकता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन आपने एक्सप्लेन किया इन चीजों को संजीव जी। मैं कम समय के अंदर एक क्वेश्चन लास्ट पूछना चाहता हूं रितिका जी, कि मेरा क्वेश्चन ये है कि सब सोलर प्लांट लगता है तो बहुत सी खेजड़ी और जो मरुस्थल के जो इस तरह से जो पेड़ हैं, बरसों पुराने पेड़ हैं, वो काटे जाते हैं। बिल्कुल। इस सब की कॉस्ट जो है जो वहां के लोकल रहने वाले लोग हैं वो पे करते हैं, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो या तो कंपनियां हजम करती हैं
या जो है वो सरकार को बेच करके बिजली फायदा होता है। आम जनता को तो पर्यावरण का भी लॉस होता है। तो क्या बिजली डिपार्टमेंट इन सब चीजों की निगरानी रखता है? क्योंकि ऐसा देखा गया कि सोलर लगते हैं तो हजारों पेड़ कट जाते हैं। आपका डिपार्टमेंट कहीं पर भी जो है बिजली विभाग आगे नहीं आता कि पर्यावरण भी जरूरी है। संजीव जी, मैं इसमें एक बात आपको क्लियर कर दूं कि पर्यावरण संबंधी और ये खेजड़ी संबंधी जो भी है, इसके लिए बिजली विभाग ऑथेंटिक नहीं है। इसके लिए प्रशासन जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, या जो तहसीलदार है आपका, जो एसडीएम है वगैरह, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो उसके पार्ट पे है। ये बिजली विभाग के पार्ट में सोलर के जो भी प्लांट लग रहे हैं उनको जो भी जमीन, जब आप इजाजत देते हो प्लांट लगाने की, जमीन का सर्वे नहीं होता? नहीं, जमीन जिस समय अलॉट होती है वो प्रशासन करता है। प्रशासन गवर्नमेंट जमीन देती है या जो भी प्राइवेट जमीन जो भी खरीदता है, उसमें जो भी खेजड़ी के पेड़ वगैरह है, उस समय ये कंडीशन होती है कि भाई इन पेड़ को आप नहीं काटोगे। तो जब आप मकान पे सोलर लगाने की परमिशन देते हो तो आपके अधिकारी चेक करके जाते हैं कि ये सूटेबल प्लेस है कि नहीं। लेकिन जब खेजड़ी कटती है तो उस वक्त आप लोग कहीं काउंटिंग नहीं रखते कि खेजड़ी कितनी थी और कितनी सेव की गई है और कितनी काटी गई है? हाँ, ये जो खेजड़ी वाला इस पे काफी ये संवेदनशील मैटर है, और इस पे प्रशासन ने कुछ अभी लिए हैं, अभी पिछले दिनों ही कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, और आगे जो प्रशासन है उसको इसके बारे में पूरा और सक्रिय किया गया है कि इस तरह की कोई, क्योंकि कोई बिजली विभाग का पहले जाके जमीन इसको अलॉट करने की प्रशासन है, और प्रशासन की पूरी इसकी जिम्मेवारी एक्शन ले रही है, और आगे इसके लिए और भी किए जा रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल बस, चलते चलते आज की चर्चा समाप्त यहीं पर हम करेंगे। आप एक अधिकारी हैं, अनुभवी हैं बहुत ज्यादा, एक आखिरी मैसेज कोई जनता को देना चाहेंगे? कोई भले जागरूकता से रिलेटेड हो या अपने अनुभव से रिलेटेड हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि बिजली के मामले में हमारा जो राजस्थान है वो देश का एक अग्रणी राज्य बन गया है सोलर उत्पादन में, और इससे हम लोग भी बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं तो इस RREC में रहा था पिछले 6 साल, तो काफी सारे मैंने प्लांट कमीशन कराए, और काफी सारी जो हरित ऊर्जा के रूप में राजस्थान का नाम हो रहा है। और विशेषकर मैं आपको बताऊं, बीकानेर का भी बहुत अच्छा नाम हो रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में बीकानेर में लगभग 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो जनता के लिए यही है कि बिजली को बचाने के लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन के रूल को फॉलो करें, और एनर्जी कंजर्वेशन से हम बिजली अगर जो बचाते हैं तो वो आखिरी साल में जाके काफी यूनिट्स हमारे बचते हैं, तो उससे हमें भी फायदा है, सरकार को भी फायदा है, देश को भी फायदा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन पे मेन ध्यान दें। बिजली उत्पादन करना एक अलग बात है, लेकिन उसको कंजर्व करना, उसको सही तरीके से यूज करना, इसके लिए जो भी इसके लिए जो भी सोलर का जो ये PM सूर्य घर मित्र योजना है, ये काफी ये भी एक एनर्जी कंजर्वेशन का ही पार्ट है, क्योंकि आप खुद देश हित में आप रोजाना अगर 5 किलोवाट लगाते हो तो लगभग 20 यूनिट आप खुद देश के लिए जनरेट करते हो। ठीक है ना, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए। उत्पादन तो अपनी जगह कर ही नहीं, सरकार के लिए काम उपभोक्ता एनर्जी कंजर्वेशन पे ध्यान देगा तो वो बिजली का बचत ही उत्पादन है। ये वाली बात बहुत ही खूबसूरत, आपने कहीं ना कहीं आखिरी चलते चलते मैसेज दिया है, जागरूकता से भरा ये मैसेज था मैं कहूंगी। संजीव पराशर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और गोपेश कर्मा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपना टाइम दिया। संजीव जी और गोपेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि क्या मैंने कहा था ना आपको शुरुआत में कि बहुत ही सूचनात्मक एक कह सकते हैं कि आज का एपिसोड रहने वाला है, और ऐसा नहीं है कि अब काम नहीं, ये हर घर के काम आने वाला है। आज की चर्चा है, आपके सवालों के जवाब आज हमने दिलवाने की कोशिश की, जिसको गोपेश जी ने बखूबी एक एक बात को बड़े कम शब्दों में सलीके से रखा है। इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए इन दोनों मेहमानों को धन्यवाद। देखिए, आज की चर्चा ने एक बात तो साफ कर दी कि राजस्थान के धोरों से निकली सौर ऊर्जा देश को रोशन कर रही है, लेकिन राजस्थान के आम आदमी के घर के बजट में अब भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंधेरा है, जब तक नीतियां और आम उपभोक्ताओं के केंद्र में रखकर नहीं बनेंगी। और बीकानेर में अगर मैं बात करूं तो BKCL जैसी निजी कंपनियों की मनमानी पर लगाम नहीं कसी जाएगी, ऐसे कई और, तब तक ये सौर ऊर्जा क्रांति आम जनता के लिए बेमानी ही रहने वाली। आज की विशेष डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 के साथ। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।